नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रहे हैं उस देश की जो पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। मतलब कि जो वहां पर उथल पुथल मची हुई है वो तो दिख ही रही है, साथ ही साथ कटोरा मांगने की नौबत आ गई है इस देश की। जिक्र कर रहे हैं बांग्लादेश का। मुझे याद है निपुण जी, आपके साथ मैंने बांग्लादेश पर ही एक पॉडकास्ट किया था। तो शेख हसीना का तख्ता पलट कैसे हुआ से लेकर हमने बांग्लादेश की पूरी कहानी को बहुत विस्तार से समझा था। दर्शकों ने उस पॉडकास्ट को बहुत पसंद भी किया था। आज एक बार फिर से बांग्लादेश का जिक्र करेंगे, जिसकी जो इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा गिरती जा रही है कि बहुत दूर नहीं वो दिन जब इसे भी भिकारिस्तान वाली लिस्ट में शामिल किया जा सकेगा। और ये बड़ी चुनौती है मोहम्मद यूनुस के लिए, क्योंकि वो दाएं बाएं की चीजों में तो उलझे हुए हैं, लेकिन अपने देश की हालत क्या हो गई है इन सबसे परे है। निपुण जी, कैसे बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो घट रही है और इसी के साथ उसकी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत गिरावट देखी जा रही है? देखिए नम्रता जी, मुझे भी याद है वो जिस पॉडकास्ट का आपने जिक्र किया, काफी अच्छा वो था। और अगर आप उसको दोबारा सुनेंगे तो मैंने कहा था कि जब किसी देश में पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी होती है तो वहां पर इकोनॉमिकली अनस्टेबिलिटी अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। कई सारे उसकी वजह, कई सारे कारण होते हैं। सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपका प्रोडक्शन रुकता है तो लोगों की जेब में पैसा नहीं रहता। जो पैसा होता है वो उनका डेली यूज में खर्च हो जाता है, वो मार्केट में आ नहीं पाते खरीदने के लिए। बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ेंगी। देखिए, मैं बेसिकली बात करूं, आज जो बांग्लादेश की स्थिति है वो एक बैंकिंग प्रणाली के संकट, जो बहुत बड़ा संकट माना जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। हो क्या रहा है कि जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है वो टाइम से लोन लौटा नहीं पा रहे हैं। और टाइम से लोन क्यों नहीं लौटा पा रहे हैं? क्योंकि उनके अपने काम सीख चुके हैं, प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं, तो वो टाइम से पे नहीं कर पा रहे हैं। जब टाइम से पे नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बैंक में जो एक लिक्विडिटी होती है, यानी कि जो तरलता होती है, वो नहीं है, वो खत्म हो गई है। इससे क्या होगा कि नकदी की भारी कमी से बैंक जूझ रहे हैं, जिससे वो आगे और लोन देने में क्या हो रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। बैंकों को अपने यहाँ पर छटनी करनी पड़ रही है सैलरी देने के लिए। अब जो सैलरी देने के लिए जो पैसा होना चाहिए वो उनके बैंकों के पास में नहीं है। यानी कि टोटल जो बैंकिंग व्यवस्था जो है वो क्या हो चुकी है, क्रस्ट हो चुकी है, यानी कि गिर चुकी है। इसके अलावा हम देखेंगे औद्योगिक ऊर्जा संकट। जैसे ही इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, वो आपका एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस से इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ, तो बिजली और जो गैस है या तेल है उसकी आपूर्ति भी क्या है, उद्योगों को नहीं हो पा रही है। ना तो इलेक्ट्रिसिटी टाइम से पहुंच पा रही है। इलेक्ट्रिसिटी टाइम से क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इलेक्ट्रिक जो भी आपके उपकरण है, तमाम तरह के जो बिजली उत्पादन होता है, वहां पर सही समय से तेल नहीं पहुंच पा रहा है, गैस नहीं पहुंच पा रहा है, या और जिनके माध्यम से बिजली बनाई जाती है वो सब उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ना ही बाहर से खरीद पा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, खुद भारत की ओर से भी बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है अडानी के कंपनी के द्वारा। उन्होंने पेमेंट ना होने की वजह से सप्लाई रोक दी थी। तो ये सब जो क्राइसिस है, इससे क्या हो रहा है कि जो कारखाने हैं वो बंद हो गए हैं और वहां भी छटनियां क्या हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है। कपड़ा क्षेत्र आप देखेंगे, जो कॉटन इंडस्ट्री वहां पर है या कपड़े की जो इंडस्ट्री है, वो माना जाता था कि चीन के बाद सबसे ज्यादा आपका बांग्लादेशी क्या करता है, कॉटन को एक्सपोर्ट करता है। वो भी आज क्या है, बिल्कुल आपका धरातल की ओर, यानी कि धीरे धीरे धसती जा रही है। ये है कि जो हम जीन्स पहनते हैं, आपने देखा हो जो जीन्स हम लोग लिवाइस की पहनते हैं, उसकी भी फैक्ट्री आज भारत में शिफ्ट हो चुकी है कि वहां पर उनको सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आर्थिक मंदी वहां पर क्रिएट है, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, निर्यात यानी कि जो एक्सपोर्ट होने चाहिए थे वो उनके वीक हो चुके हैं, मुद्रा जो उनकी करेंसी है उसका डिक्लाइन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, आयात महंगा हो चुका है। तो ये सारी चीजें जो है, और गरीबी की जो रेखा है वो लगातार क्या है, बढ़ती जा रही है। गरीबी रेखा से ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं। इन सब का कारण क्या था? कारण सिंपल इतना ही, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, नया एडमिनिस्ट्रेशन आया, नया एडमिनिस्ट्रेशन पुरानी वाली योजनाओं को, नीतियों को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाया, तो सारी शासन व्यवस्थाओं की जो नीतियां है
वो सब क्या हुआ, बिगड़ गई। जिससे क्या हुआ कि बैंकिंग प्रणाली हो, ऋण की प्रणाली हो, राजनीतिक अनिश्चितताएं सबके सब बनी हुई है कि क्या होगा भविष्य बांग्लादेश का। ऐसे में निवेश भी प्रभावित हुआ है। होता क्या है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट करने में संकोच नहीं करते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो लोगों को संकोच होता है कि आखिर बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होगा, रेडिकल होगा या सेकुलर होगा। तो अगर रेडिकल होगा तो बड़ी बड़ी कंपनियों को डर लगता है, क्योंकि रेडिकलिज्म क्या करता है, रेडिकलिज्म दूसरे के विचार को, दूसरे की मान्यताओं को, एम्प्लॉइज को मानने को तैयार नहीं होगा, वो चीज उनको डर लगता है। लेकिन ये सारी चीजें ऐसे वक्त में है कि बहुत सारे देश इस चीज का उदाहरण है। मेरी आवाज रिपीट हो रही है, एक बार चेक कीजिए। निपुण जी आप भी अपनी तरफ से बंद कर दीजिए अगर ऑन है तो। सवाल ये है कि बहुत सारे देशों का उदाहरण है, उससे भी सबक ना लेते हुए ऐसे हालात हो रहे हैं। और दूसरी बात, एक चीज और गौर करने वाली है कि कोई भी देश फिलहाल साथ नहीं दे रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार की भी कमी है और व्यापार में तो घाटा हो ही रहा है। तो आने वाला फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये वो देश है जो जब अलग हुआ तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भला कौन भूल सकता है, लेकिन अब सब ठप पड़ा है। हाँ बिल्कुल आपने सही बात कही है कि तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन कब, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। बिल्कुल। अब मैं एक छोटा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, भारत का एग्जाम्पल अब देखिए। 1980 से लेकर 90 तक अगर आप देखें भारत को, तो भारत में एक पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी का दौर था। हमने 10 साल के अंदर 6 पीएम देखे, यानी कि 13 दिन की सरकार, 1 महीने की सरकार, ऐसा हमको देखने को मिला। आप सोचिए उस समय कोई पॉलिसी हमारी नहीं बन पाई, कोई इकोनॉमिकल पॉलिसी, करप्शन हाइट पे जा चुका था, पॉलिसी कोई है नहीं। स्थिति ये हो गई कि हमको अपना गोल्ड भी बाहर रखना पड़ गया और हमको दबाव में एलपीजी बनाना पड़ा 91 में। तो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी से ऑटोमेटिकली नम्रता जी सब चीजें जुड़ी हुई हैं। एक पुराने एडमिनिस्ट्रेशन को आपने हटाया, गायब किया, अब नया एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आए। नया एडमिनिस्ट्रेशन उतना दक्ष नहीं है, वो चीजों को संभाल पाए, उसको कुछ समझ लगेगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप एक डेमोक्रेटिक तरीके से अगर चीजों को सत्ता को ट्रांसफर करते हैं, तो पुरानी जो पार्टी है या पुरानी जो सरकार है वो नई सरकार को तब हैंडओवर कर जाती है। यहां आपने छीना झपटा, उस छीने झपटे में आपको पुरानी सब बातों को ट्रांसफर हो नहीं पाए। आप तो खुद एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में है, और उस एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में क्या हुआ कि सब चीजें क्लास कर गई। मेरी बात आप समझिए रमजा जी। तो वो स्थिति आपकी थी। ऐसे एक्सपेरिमेंट तो एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट में कहीं पे ऐसी जगह होता है, चलता है। बांग्लादेश जैसी जो अर्थव्यवस्था है जो डेवलप हो रही थी या डेवलपिंग थी, वहां पर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर दिया आपने। उससे क्या सारी इकोनॉमी क्या होगी, क्लप्स हो गई है। स्थिति आप देखिए और ज्यादा बदतर होगी बांग्लादेश की। अभी भी जो नीतियां हैं वो नीतियां अभी भी क्या है, रेडिकलिज्म को धकेलने वाली है। बिल्कुल, वो जबरदस्ती का बोझा ढो रहे हैं, इस विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों का जो ब्रेन वॉश हुआ है, कहां देश को आगे बढ़ाएगा वो। और आप सोचिए कि ये एक मैसेज है बाकी देशों के लिए भी, जहां पर पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी होगी वहां पर इस तरीके की चीजें होंगी। यहां भले ही कुछ नेता कह देते हो कि मैं जेनजी के साथ खड़ा हूं, तो नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। नहीं, आप सोचिए, नेपाल की जिक्र कीजिए। अभी मैं 5-6 दिन पहले की बात है, मैं नेपाल के एम्बेसडर के साथ में था। नेपाल के एम्बेसडर ने मुझे एक बड़ी बात कही कि हमारे यहाँ पर सब कुछ है, बस एक ही चीज मेरे पास में, हमारे पास में नहीं है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ पे होती तो बांग्ला, नेपाल के पास में आप देखिए हिमालय के घने बसा देश है। दुनिया की जो 10 पीक्स है, उन पीक में से 8 पीक नेपाल के अंदर है। टूरिज्म के लिए बड़ा सुंदर देश आपका नेपाल का है, लेकिन फिर भी नेपाल डेवलप नहीं हो पाया। रीजन था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप देखिए इस समय हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, चैलेंज है। वो नेहरू का टेन्योर देखिए, जवाहरलाल नेहरू का देखिए, भारत की टूटी बन गई दुनिया में। लेकिन आप जिस समय हमारे यहाँ पर 13 दिन की सरकार, 1 महीने की सरकार आप देखें, आप एक पॉलिसी बता दीजिए कि इस पॉलिसी पर आपको नाज हो जाए कि हाँ ये पॉलिसी हमारी शानदार थी। क्योंकि सरकार बनाने में, गिरने में, संभालने में इसमें समय लगा रहा है। तो जो नेपाल, बांग्लादेश की आज स्थिति है, यूनुस को यही चिंता है कि फरवरी में चुनाव होने देना है या नहीं होने देना है।
अवामी लीग को बैन करना है या नहीं करना है, उनको इस बात की चिंता ज्यादा है कि इसको उनको बंद करना है या नहीं करना है, इसको उनको बैन करना है नहीं करना है, पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर उनसे बदला कैसे लेना है, ऐसे थोड़ी ना देश चलता है। सही बात है। ठीक है निपुण जी, तो बांग्लादेश भी जिस राह पर आगे चल रहा है, लगता नहीं है कि उसके हालात बहुत ज्यादा अच्छे होंगे आने वाले वक्त में। कम से कम जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, इकोनॉमी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, वो बताता है कि पाकिस्तान जैसे हालात यानी कि भिखारिस्तान वाली राह पर चलने को तैयार है बांग्लादेश। शुक्रिया निपुण जी इस जानकारी के लिए। बाकी दर्शकों के हवाले ये खबर बताइएगा जरूर आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।